हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम आइए बजट में देख लेते हैं कि भारतीय व्यापार के जो प्रमुख पहलू क्या हैं, वो देखते हैं। जैसे निर्यातन व प्रभाव की बात करें, निर्यातन निष्पात की, तो उसमें अगर विश्व पर डे निर्यात जो देखें 2019 में 1.6% रहा था, वहीं 2020 में 1.6% और 2021 में 1.8%। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात, अगर हम वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है 2019 में तो 3.5% और 20 में 4% और 21 में भी 4%। वहीं वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विस एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी की बात करें तो 2.1%, 19 में, 20 में 2.1% और 21 में 2.2%। आगे देखते हैं इसमें बजट अनुमान। अगर देखें बजट अनुमान जो 23-24 का है, वो सकल कर यानी राजस्व का 33.6 लाख करोड़ रुपए। अगर बोझ की बात करें कि यानी कि तीन जो राजस्व, शीर्ष तीन कर राजस्व यानी कि सबसे ज्यादा जो हमें पैसा प्राप्त हुआ है कर के रूप में, तो सबसे ज्यादा जीएसटी से और दूसरे नंबर से निगम कर से और तीसरे आयकर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखें आय निष्पादन में जो प्रतिशत, जैसे वर्ल्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट की हिस्सेदारी 2.5%। ये विश्व में व्यापार का स्थान देखो, भारत विश्व में भारत का व्यापार का स्थान यानी कि मैकेनाइज्ड एक्सपोर्ट में 18% और 19 में, 20 में 21%। प्रमुख फसलों के शीर्ष तीन उत्पादक राज्य एवं उत्पादन, यानी कि फसलों के 21-22 के अनुसार फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार अगर हम देखें तो चावल में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे पंजाब। मक्का की बात करें तो मक्का पहले नंबर पर कर्नाटक है मक्का में, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। कुल मोटे अनाज की अगर बात करें तो कुल मोटे अनाज में जैसे कर्नाटक हुआ पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अरहर की बात करें यानी कि तूर यानी अरहर, अरहर का मतलब है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है अरहर में, कर्नाटक दूसरे और यूपी तीसरे नंबर पे है। कुल दालों की अगर बात करें तो दालों सबसे ज्यादा दालें जो उत्पादित की जाती हैं वो मध्य प्रदेश में की जाती हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान। चना की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चना उत्पादित महाराष्ट्र में किया जाता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है। कुल खाद्यान्न की बात करें तो अगर कुल मिला के दाल, चावल, गेहूं, ये सारे के सारे जितने भी ये कुल खाद्यान्न है जो वो सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है, तो यूपी है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आपका पंजाब। मूंगफली की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पे, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु। रेप सीड और सरसों की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और हरियाणा पहले नंबर पे है। इधर ही सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन महाराष्ट्र में सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे राजस्थान। कुल तिलहन की बात करें, तिलहन में सोयाबीन है, दाल, अरहर, ये सारे के सारे की बात करें तो कुल तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे गुजरात। गन्ना की बात करें तो गन्ना अपना उत्तर प्रदेश पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक। कपास की बात करें तो कपास के लिए गुजरात जाना जाता है जो कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। जूट और मेस्ता की बात करें, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, असम दूसरे नंबर पे और बिहार तीसरे नंबर पे।
आंकड़ों की अंग्रेजी संस्करण के लिए 170 किलोग्राम की गांठें मिलियन यानी कि $180 किलोग्राम की गांठों के मिलियन में, ठीक है। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश के देखें, अगर सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं आयात, तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कौन करता है, तो चाइना। हर जगह चाइना का माल मिल जाएगा, भारत में तो मोस्टली मिल ही जाता है क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा के साथ मिनिमम कॉस्ट पे वो चाइना इस चीज को प्रोवाइड करा देता है, मिनिमम कॉस्ट पे चीजों को। तो चाइना एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। दूसरे नंबर पर यूएई है और तीसरे नंबर पे अमेरिका है, यूएसए, और चौथे नंबर पे सऊदी अरब और पांचवे पे ईरान। यानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने में 5 तक की लिस्ट में भारत का कहीं स्थान नहीं है। इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, यानी कि एक्सपोर्ट तो सबसे ज्यादा चीन करता है, और इंपोर्ट अगर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट अमेरिका, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे पे चाइना, चौथे पे बांग्लादेश और पांचवे पे हांगकांग। उत्तर प्रदेश के बजट का अनुमान कुछ हम देख लेते हैं जो 23-24 का है, उसमें मेन चीजें जो होंगी उन्हें हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे सुरेश कुमार जो खन्ना है, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। इसमें 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, यानी कि यूपी का बजट कितना है, 6.90 लाख करोड़ रुपए। वहीं पूरे भारत की बात करें तो भारत का 45.06 करके कुछ है लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो अगर ये मोटा माटी अगर देख लें तो 9 पंजे 9 छिंग 54 लगभग ये कितना होगा भारत की अर्थव्यवस्था का, निकाल लेते हैं। यानी कि 45/6 लगभग 7% के समथिंग आएगा, 7% के समथिंग होगा। इधर ही अगर बात करें तो त्वरित सर्व समावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमान, यानी कि 6,90,000 नहीं, 6,90,000 6,90,242 करोड़ रुपए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा है, यानी अमृतकाल का पहला बजट है, इसे भी अमृतकाल का ही बोलेंगे। हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बजट, यानी कि करोड़ रुपए की नई योजनाएं दी गई, यानी कि जिसके केंद्र में जो है ना जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, यानी कि पहला बजट है, इसके अमृतकाल का पहला बजट का अनुमान है जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। बजट में लगभग 32,721 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो ये ध्यान रखने की है कि नई योजना, पुरानी योजना चल रही उन्हें तो बजट आवंटित किया ही गया होगा, इन्होंने सस्टेन रखना है। उसी प्रकार अगर नई की बात करें तो 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को और इसमें बढ़ाया गया। बजट की घोषणा 23-24, यानी कि देश की जीडीपी का लगभग 8% है, यानी हमने जो 7% लगभग निकाला है ना, तो देश की जो जीडीपी है ना वो उसका 8% है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, उपभोक्ता है सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उपभोग की मतलब संभावनाएं हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो श्रम है, श्रम मतलब मजदूरी लोग है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे देश में मिलते हैं। उनके जब मजदूर मजदूर ज्यादा मिलेंगे तो वहाँ पे उपभोग भी ज्यादा होगा, ठीक है, उनके खाने पीने। तो ये एक ऐसा मतलब देश का बाजार मार्केट है जिसमें उपभोग और श्रम दोनों ही चीजें इसमें बहुत ज्यादा मिलती हैं यूपी में। वर्ष 21-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक है। यानी कि देश की जो विकास दर है उससे ज्यादा जो मतलब जो वृद्धि दर है जीडीपी में, राज्य की जो जीडीपी में, वो विकास दर से कहीं ज्यादा अधिक है। वहीं अगर बात करें 23-24 के लिए तो राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर जो है वो 19% है, यानी कि राज्य की जीडीपी कह सकते हैं इसे हम,
राज्य की जीडीपी कह सकते हैं, या इसका नाम जो होता है जीएसडीपी बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, जीएसडीपी, यानी कि ग्रोस जो राज्य की जो जीडीपी है वो, उसका जो वृद्धि दर है वो लगभग 19% है। वहीं अगर 2017 की बात करें, 2017 से पहले राज्य की जो बेरोजगारी दर थी वो 14.4% थी, जो कि वर्तमान में घटकर 4.2% हो गई, यानी बेरोजगारी कम हुई है 10%। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इसे ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जो आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ, तो लखनऊ में हुआ, वो 10 से 12 फरवरी के बीच में। जो अनेक देशों से लोग आए, उन्होंने अपने अपने यहाँ पे अ, उसकी जो बिजनेस के तौर तरीकों को इन्वेस्ट करने के लिए जगह वगैरह देखी, वो समझौते देखे कहाँ कितना इन्वेस्ट क्या करना है, उससे संबंधित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के जो लोग आए हैं वहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, कंटेंट में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि स्थानांतरित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। यानी कि वो, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, आवास देना हो या स्वच्छता की बात हो, एमएसएमई की बात हो या स्मार्ट सिटी की बात हो, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेंट की बात हो, इनमें सब में पैसे की जरूरत होती है। तो यूपी ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट ब्रांड ट्रांसफर के माध्यम से पैसा लोगों के पास पहुंचाया। तो इसमें ऐसी इस व्यवस्था में, यानी कि देश में अगर बात करें तो यूपी पहले नंबर पर रहा डीबीटी में पैसा देने में। दुग्ध उत्पादन में, गन्ना और चीनी उत्पादन में और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। तो ये काफी मतलब ये है कि दूध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान पर है। जो कि दुग्ध उत्पादन की बात अगर कही जाए तो राजस्थान को मान लिया था ना, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि दुग्ध उत्पादन में यानी कि यूपी पहले नंबर पर। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान यानी डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाले देश में पहला राज्य है। यानी कि किसानों को भी जो कृषि निवेश में, यानी कृषि के कोई उपकरण खरीदने, कोई कुछ करना है, तो उसमें सब देश के अलग अलग राज्यों में सब सब अपने अपने किसानों को देते हैं पैसे। तो डीबी डायरेक्ट प्लान ट्रांसफर के माध्यम से यूपी इस चीज में भी पहले ही स्थान पर रहा है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। जो अटल पेंशन योजना है, जो कि इसमें सबसे ज्यादा जो पंजीकरण किए गए वो यूपी में किए गए, वो इसमें भी पहला ही स्थान है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जैसे मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में 26 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान। यानी कि 26 लाख जो मानव दिवस है उन्हें सृजित करने में मनरेगा के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो यूपी का पहला स्थान रहा। देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर तथा राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में शामिल है। यानी कि सबसे ज्यादा जो अचीवर्स हैं उनकी श्रेणी में दूसरे स्थान पर। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, क्या है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस। वहीं आगे बात करते हैं इसमें, कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने हेतु नमोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि महात्मा बुद्ध किससे, यहाँ कुशीनगर में ही उन्होंने अपना निर्माण वगैरह किया था महात्मा बुद्ध ने, तो उन्हीं के नाम पर ये प्रौद्योगिकी और कृषि विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा की गई है। इसमें कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक जो रोजगार उपलब्ध कराने वाला जो क्षेत्र है वो हथकरघा उद्योग है,
जो है कि विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। क्या है? विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग, मतलब लोगों में ज्यादा ही, जैसे सबसे ज्यादा कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो रोजगार दिया जाता है वो कृषि देती है, दूसरे नंबर पर हथकरघा देता है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 का प्रख्यापित किया गया। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना देवी पाटन मंडल में की गई। वही मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में की गई। मुरादाबाद मंडल में राज्य की विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रत्येक हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बनावट वृक्षावरण उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 9.23% है। 2030 तक बनावट एवं वृक्षावरण 15% तक का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश का अनुपूरक अनुदान की मांग यानी कि 23-24 के लिए 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23-24 हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित है कि अनुपूरक मांग का आकार 28,760 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखा 19,046 करोड़ रुपए, पूंजी 9714 करोड़ रुपए। वहीं सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट विशेष तौर पर किसान पर केंद्रित है, जिसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शन की मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों को लंबित बकाया चुकाने हेतु यूपी सहकारी चीन मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए दिए। इनकी फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो 6.9 ट्रिलियन था। यानी कि वर्तमान अनुपूरक बजट को शामिल करते हुए चालू वित्त वर्ष 23-24 के लिए बजट 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2023 में बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान 23-24 के बजाय अनुमान अगले 3 वर्षों अर्थात 24-25, 25-26, 26-27 के पूर्व अनुमान में निम्नवत है। यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में जो संकेतक है, जैसे मध्य की बात करें, घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत में जैसे 22-23 में, और जैसे राज्य एवं स्वयं कर राजस्व यानी कि बजट में अगले 3 वर्षों के लिए पूर्व अनुमान भी दे दिया कि कितनी रहेगी जीडीपी, इससे कितना हमें टैक्स मिलेगा, हर एक प्रतिशत रूप में संकेतक जीडीपी के रूप में उत्पाद के कौन से क्षेत्र से कितना उत्पाद होगा। जैसे कि राज्य का स्वयं कर राजस्व जो है वो 10% है। बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान और बजट का अनुमान। वहीं 22-23, 23-24 जो 10.8% है। राज्य का स्वयं का करेत्तर जो राजस्व है वो 1% है। राजस्व का जो कर है वो लगभग 1% है। बजट का अनुमान है। राजस्व का जो बचत है वो बचत है 23-24 के लिए 2.8%। राजकोषीय घाटा है राज्य का वो 3.48% 23-24 के लिए। और वहीं अगर कुल उधार एवं अन्य दायित्व की बात करें तो उसमें 32.1% है। आगे की बात करें कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा, इसमें भी आर्थिक समीक्षा होती है 22-23 में। अर्थेदम संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 21-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों यानी कि आधार वर्ष 21-11 सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसजीपी की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित कीमतों पर 16.76 प्रतिशत रही है। वर्ष 21-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं चालू कीमतों पर सकल राज्य का जो जीएसबीए है वो निम्न प्रकार है। जीएसबीए की बात करें तो वित्तीय स्थायी भावों पर जीएसबीए वृद्धि करोड़ में इतना है, प्रचलित कीमतों पर इतना है। मोटा मोटी इसे देख लेते हैं, इसमें वैसे भी कुछ चीजें है वो याद रहने वाली है नहीं। स्थिर कीमतों पर व्यक्ति वर्ष ये क्या राजस्व की स्वकर राजस्व की संरचना
इसमें इसे देखते हैं। जैसे 1 नंबर पे जीएसटी, तो जीएसटी से अगर स्वकर की राजस्व की संबंध यानी कि राज्य ने कहाँ से कितना कर सबसे ज़्यादा लिया है वो देखते हैं। तो अगर यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर उस पे देखें तो सबसे ज़्यादा जीएसटी, फिर निगम कर दूसरे नंबर पे था। इसमें देखते हैं कि जीएसटी 1 नंबर, तो 1 नंबर यानी कि 40% जीएसटी लगाने से सरकार को फायदा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से आ रहा है। दूसरे नंबर पर राज्य उत्पाद शुल्क, यानी कि दूसरे नंबर पे यानी कि 22%। तीसरे नंबर पे है तुम्हारा मूल्यवर्धित यानी कि वैट। 4 नंबर पे स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, जो स्टाम्प वगैरह खरीदते हैं वो चौथे नंबर पे। विद्युत पे लगाया हुआ टैक्स 4वें नंबर पे, और भू राजस्व यानी कि 6 नंबर पे, और वाहन पर यानी कि वाहनों पे जो टैक्स लगाया जाता है वो 7 नंबर पे। कहाँ से टैक्स लेते हैं ये लोग। प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और उनकी घटनाएं, यानी कि प्रमुख जो नीतियां हैं उनके क्या दस्तावेज हैं और क्या घटनाएं उनके बारे में हम उन पे प्रकाश डाल लेते हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची, यानी कि जैसे 2023 में, जैसे 28 दिसंबर 2023 को आरबीआई द्वारा 2000 वर्ष 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू जो बैंकें होती हैं, सिस्टमैटिक इम्पोर्ट बैंक, डोमेस्टिक जो सिस्टमैटिक घरेलू बैंकें की सूची जारी की। जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत के रूप में महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी रही। डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्ट बैंक हैं ये, जैसे एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 जुलाई 2013 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक डीसिब के संबंध कार्यों के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। कब? 2014 में। रिजर्व बैंक ने 15 और 16 में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आई आर आरबीआई और आईसीआईसी बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक घोषित किया। 15-16 में आरबीआई और आईसीआईसी। अब जो अभी की बात करें तो अभी तो अब एसबीआई भी, एचडीएफसी है, आईसीआईसी भी है। ठीक है। अगर 31 मार्च 2017 तक बैंकों में एकत्र आंकड़ों के आधार पर एसबीआई, आईसीआई तथा एचडीएफसी बैंकों भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो अभी अगर देखें डोमेस्टिक बैंकों में 3 मेनली बैंक हैं। कौन कौन सी हैं? 1 नंबर आरबीआई है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है। ठीक है, डोमेस्टिक। मौद्रिक नीति वक्तव्य की बात करें, यानी कि और इसमें देखें जो बैंक है, यानी वर्ल्ड की सबसे जो महंगी, यानी दूसरे या तीसरे नंबर पे जो बैंक आ गई है भारत की, वो एचडीएफसी बैंक है, दूसरे या तीसरे नंबर पे शायद। ठीक है, उसे देख लेना। मौद्रिक नीति वक्तव्य 6 से 8 दिसंबर 23-24 में, यानी कि 8 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत की अध्यक्षता वाली जो मौद्रिक नीति है द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 23-24 यानी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य के तहत निर्णय लिया गया कि चल निधि समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत नीतिगत रेपो दर को पूर्व के स्तर यानी कि 6.50% पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, सीमित स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि 6.75% और जो बैंक दर है वो 6.7% में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जो जमा सुविधा है वो 6.2% और सीमांत स्थायी सुविधा है वो 6.7% और बैंक दर भी है जो 6.7% है। मौद्रिक नीति वक्तव्य में 23-24 के लिए जो वास्तविक जीडीपी की जो वृद्धि दर है मौद्रिक नीति वक्तव्य में वो 7% अनुमानित है। कितनी है? 7%। ये कौन कहता है? मौद्रिक नीति वक्तव्य कहता है। अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग जो चीजें वो अलग अलग अपनी रिपोर्ट देते हैं कि तुम्हारी जीडीपी इतनी रहेगी, तुम्हारी इतनी रहेगी। लेकिन मौद्रिक नीति वक्तव्य ये कहता है कि 23-24 के लिए जो वास्तविक जीडीपी की जो वृद्धि दर है
वो 7% रहने का अनुमान है, यानी अनुमानित है। आरक्षित अनुपात यानी कि जैसे हम यथा सीआरआर और एसएलआर की बात करें, तो सीएलआर हमारा वो सीआरआर ये 4.5% है, वहीं एसएलआर एवं एसएलआर जो है हमारा 18% है। 2000 नोट के बैंक नोट वापसी की स्थिति, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है काफी। 2000 नोट का कब वापस हुआ, क्यों वापस किया, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के जो मूल्य वर्ग के नोटों को संचलन से वापस लेने की घोषणा की गई कि भाई हम नहीं चला रहे। 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की सुविधा 19 मई को ये मतलब घोषणा करी। 30 सितंबर तक देश के सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया गया। यानी कि 30 सितंबर तक सभी बैंकों में तुम जमा कर सकते थे, उसके बाद कुछ रह गए होंगे तो मुझे चलो 7 अक्टूबर तक जमा कर दो। 2000 रुपए से बैंक नोटों को बदलने की जो सुविधा थी 19 मई से भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध थी। 9 अक्टूबर 2023 से काउंटरों पर 2000 रुपए के नोट रुपए के जो नोट के मूल वर्ग के बैंकों नोटों को बदलने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के निगम कार्यालय व्यक्तियों संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपए के नोट को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा देश के भीतर अपने खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिजर्व के किसी भी निगम कार्यालय को 2000 रुपए के नोट भेजे जा सकते हैं। ठीक है, आगे और इसमें 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में 2000 रुपए के नोटों का जो कुल मूल्य था वो कितना था, यानी कि संचलन में जब घोषणा करी तब यानी कि उसने आरबीआई ने ये आंकड़े जारी किए कि 2000 के नोट 3.56 लाख करोड़ रुपए मतलब चल रहे हैं 2000 रुपए के नोट। जब बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई तो 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर यह घटकर लगभग 9 यानी 9330 करोड़ रुपए रह जाएगा। यानी कि इस प्रकार 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक के नोट यानी 97% ही वापस हुए, बाकी लगभग 2-3% खराब भी हो गए हुए। इस प्रकार अगर बात करें तो 2000 रुपए के जो नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे, यानी 2000 वैध मुद्रा में नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे। और 97% छूटे तो खराब भी हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुविधा यानी प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 यानी कि 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश की ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के व्याख्यान प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 हेतु प्रस्तावित क्या है कि यानी कि ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के नोडल विभागों एवं राज्य नोडल अधिकारी का भी निश्चय किया जाएगा। रोड नियम 2021 के लिए नियम 24 के तहत अस्थायी रोड जोन घोषित करने संबंधी प्राधिकरण का अवधारण किया जाएगा। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर शासित रोकड़ हेतु प्राधिकार तथा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति, इसके पर्यवेक्षण जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा और कराना पंजीकरण अनिवार्य। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण भी दर्ज किया जाएगा।